नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 100 दिनों में आर्थिकी के अच्छे दिनों की तरफ लौटने की बात कही है। इसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक तरह से सही बताया है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार आया है वह यूपीए सरकार के वक्त उठाए गए कदमों की बदौलत है। मतलब चिदम्बरम ने श्रेय लेना चाहा, पर इससे यह भी जाहिर हुआ कि 100 दिनों में सचमुच अर्थव्यवस्था सुधरी है। इसका एक बड़ा प्रमाण पिछली तिमाही में विकास दर का 5.7% रहना है। यह आंकड़ा पिछले 2.5 साल का सर्वाधिक है। कह सकते हैं कि आर्थिकी के लक्षण हालातों पर नियंत्रण बनने के हैं। पहले आर्थिकी एक के बाद एक संकट से जूझ रही थी। विकास दर, रुपए की कीमत, घाटे और निवेश के ठप्प पड़ने, रेटिंग एजेंसियों की चेतावनी जैसे संकट आते रहते थे। वैसा कुछ भी पिछले 100 दिनों में नहीं हुआ है। टमाटर जैसी कुछ खाद्य चीजों की महंगाई का जरूर बीच में बवाल मचा, लेकिन महंगाई में कुल मिलाकर ट्रेंड सुस्ताने का है। एक तरह से 100 दिनों में आर्थिकी ने स्थिरता पाई है। सवाल है, इससे कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आर्थिकी में बहुत भारी सुधारों की उम्मीद थी। अभी तक जो हुआ है वह निरंतरता के बीच धीरे धीरे सुधार है, जबकि अर्थशास्त्रियों, कारोबारियों, जानकारों और विदेशी निवेशकों को तेजी से सुधार की उम्मीद थी। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए तय हुआ है कि विधानसभा चुनाव भी पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ेगी और इसके लिए चारों राज्यों में मोदी की सभाओं की योजना बन रही है। चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले के कामों में मोदी दखल नहीं देंगे। उम्मीदवारों के नाम तय करने और प्रचार की रणनीति बनाने का काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे, लेकिन प्रचार शुरू होने के बाद मोदी की टीम कमान संभालेगी। उनकी डिजिटल मीडिया टीम सोशल मीडिया का प्रचार संभालेगी और वे लोकसभा की तर्ज पर चारों राज्यों में रैलियां करेंगे। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि चुनाव वाले 4 राज्यों में पार्टी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित करना चाहती है। सर्वमान्य दावेदार को लेकर नेताओं में खींचतान है। इसके अलावा हाल में हुए सर्वेक्षणों से पता चला है कि मोदी का जादू अभी कायम है। लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं और उनके नाम पर भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं। इसलिए पार्टी ने राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति आजमाने की बजाय लोकसभा की रणनीति को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस रणनीति के तहत मोदी चुनाव वाले सभी राज्यों का कम से कम एक बार दौरा कर चुके हैं। चुनाव के दौरान झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मोदी की 3-3 रैलियां होंगी और महाराष्ट्र में 4 या 5 रैलियां होंगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश भर में गठबंधन और महागठबंधन बनाने की मुहिम चल रही है। बिहार में कांग्रेस, राजद और जदयू के गठबंधन को मिली जीत से पार्टी के नेता उत्साहित हैं। झारखंड में भी इस प्रयोग को दोहराने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस नेताओं ने पहले से बने हुए गठबंधन में जदयू को भी शामिल करने की पहल की है। कांग्रेस नेता जदयू से बात कर रहे हैं। अगर सहमति बन गई तो 4 पार्टियों का गठबंधन हो जाएगा। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता इससे उत्साहित हैं, लेकिन राज्यों के कांग्रेस नेता परेशान हैं। झारखंड में कांग्रेस पिछली बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी के साथ तालमेल में 55 सीटों पर लड़ी थी और 7 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हुई थी। अगर 4 पार्टियों का गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को 25 या 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। बिहार में भी कांग्रेस के खाते में 40 से 45 सीटें आएंगी। फिर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का आधार सिमटेगा और उसका वोट बैंक कम होता जाएगा। इससे दोनों राज्यों के कांग्रेस नेता परेशान हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर एनसीपी को ज्यादा सीटें देने का दबाव है। अगर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए महागठबंधन का रास्ता अख्तियार करती है तो उसकी लड़ने वाली सीटों की संख्या घटेगी। फिर उसके नेता भी दूसरी पार्टियों का रास्ता पकड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत ने सभी पार्टियों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे और उनके उत्तराधिकारी एमके स्टालिन का गणेश चतुर्थी पर ट्वीट करना कोई भूल नहीं थी। सूत्रों का कहना है कि एक रणनीति के तहत उन्होंने ट्वीट किया, आने वाले दिनों में पार्टी अपनी नास्तिकता छोड़कर बहुसंख्यक हिंदू वोटों को लुभाने के लिए कुछ सांकेतिक कार्यक्रम चला सकती है। तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए डीएमके में रणनीति पर विचार करने की मजबूरी बनी है। इसी तरह पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश
प्रदेश के कार्यालय में भगवान गणेश की मूर्ति रखी गई। खुद प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मूर्ति की स्थापना की। इससे पहले कांग्रेस कोई धार्मिक आयोजन नहीं करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने तय किया है कि सभी धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के त्योहार मनाने और उनके मौके पर देश के लोगों को बधाई देने का फैसला किया है। इससे पहले सिर्फ रमजान के महीने में कांग्रेस की ओर से इफ्तार देने का चलन था, लेकिन भाजपा की जीत ने कांग्रेस को अपने कार्यालय में सभी त्योहार मनाने के लिए मजबूर किया है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसने गंगा सफाई की जो योजना बनाई है उससे गंगा 200 साल में भी साफ नहीं हो पाएगी। सरकार की योजना पर निराशा और नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार 3 हफ्ते में एक नई योजना का खाका पेश करे जिसमें चरणबद्ध तरीके से गंगा की सफाई की रूपरेखा हो। अदालत ने कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे गंगा का पुराना गौरव बहाल हो और आगे आने वाली पीढ़ियां उसे देख सके। अदालत ने यह भी कहा कि पता नहीं मौजूदा पीढ़ी साफ सुथरी गंगा देख पाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की योजना नौकरशाही के अंदाज वाली है जिसे आम आदमी नहीं समझ पाएगा। अदालत ने कहा कि कमेटी के बारे में जानने की उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए जिससे आम लोगों को पता चल सके कि सरकार किस तरह से गंगा की सफाई करने जा रही है। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई जाने वाली नए संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम सुझाने वाली कमेटी के नियमों को बदलकर उसे अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक सर्च कमेटी अब सिर्फ कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से दी गई सूची में से ही नाम नहीं चुनेगी, बल्कि अलग से भी किसी नाम की सिफारिश कर सकती है। यूपीए सरकार के समय बनाए गए नियमों के मुताबिक कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन मंगाने थे और उन्हें सर्च कमेटी के पास भेजना था। इसमें नाम चुनकर सर्च कमेटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति को भेजती, लेकिन अब सर्च कमेटी कार्मिक मंत्रालय की सूची से नाम चुनने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार ने सर्च कमेटी के सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर 7 कर दी है और कहा है कि उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक, लोक प्रशासन और सतर्कता से जुड़े विषयों की जानकारी होनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि सर्च कमेटी के नियमों में बदलाव के बाद सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की जापान यात्रा के बाद आज स्वदेश वापस लौटे। दिल्ली हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जापान यात्रा बेहद सफल रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि जापान ने उन पर भरोसा किया और मजबूत दोस्ती का इजहार किया। 5 दिन की इस यात्रा के दौरान मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे की मौजूदगी में भारत और जापान के बीच कई संधियों पर दस्तखत हुए। जापान ने अगले 5 साल में भारत में 2,10,000 करोड़ रुपए का निवेश का वायदा किया। जापान ने गंगा सफाई से लेकर बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजनाओं में वित्तीय और तकनीकी मदद देने का भरोसा दिया। जापान ने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत की कई कंपनियों पर लगी पाबंदियां भी हटा दी है और रक्षा व सामरिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भी संधि की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मणिपुर के हालात की समीक्षा की। एक नगा संगठन ने सड़कों की नाकाबंदी की अपील की है। इसे देखते हुए गृह मंत्री ने हालात का जायजा लिया और मणिपुर को भरोसा दिलाया कि केंद्र की ओर से उसे पूरी मदद दी जाएगी। मणिपुर के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले बीके दुग्गल और मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह के साथ बैठक में हालात की समीक्षा की गई। नगा संगठन की बंद की अपील की वजह से राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होने का अंदाजा है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्री ने इस बात के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है कि राजमार्ग खुले रहें और जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित न हो। दिल्ली की शाहदरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक के ऊपर आज सुबह जानलेवा हमला हुआ। विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के ऊपर उनके घर के पास ही 2 अज्ञात लोगों ने गोली चलाई। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भाजपा विधायक इस हमले में बाल बाल बचे। उन्होंने बाद में कहा कि आज सुबह 2 लोग उनके घर पर आए। उन्होंने कागजात अटेस्टेड करने के लिए कहा। उनके मना करने के बाद वे हाथापाई पर उतर आए और फिर पिस्तौल निकालकर हमला कर दिया। पुलिस को मौके पर से खाली कारतूस मिले हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज देखी है जिसमें हेलमेट लगाए हुए 2 हमलावर दिख रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नई सरकार का नजरिया इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। वित्त मंत्री ने इसकी अप्रोच का खुलासा किया है। वे आर्थिक गतिविधियों में विस्तार, तेजी से निर्णय और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देशी विदेशी निवेश के लिए खोलने पर जोर दे रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 दिन पूरे किए तो इसके लिए कोई आधिकारिक आयोजन नहीं हुआ। आधिकारिक रूप से सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें केंद्रीय वित्त व रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की उपलब्धियां बताई।
उनका फोकस भी आर्थिक उपलब्धियां बताने पर ज्यादा रहा। इसके बाद जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सरकार के आर्थिक फैसलों के बारे में बताया और वहां के उद्योगपतियों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अरबों खरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। जाहिर है सरकार भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए विदेशी निवेश को रामबाण नुस्खा मान रही है और उसी हिसाब से फैसले करने का संकेत दे रही है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने पहले बजट में एक दिशा तय की है, रास्ता बनाया है। प्रतीक के तौर पर रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई और बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने का फैसला हुआ। रक्षा उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलने का भी फैसला हुआ। ये सारे फैसले करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि सारी चीजें बजट में नहीं होती हैं, बहुत सी चीजें बजट से बाहर होती हैं। सो अभी इंतजार किया जा रहा है कि बजट से बाहर सरकार क्या फैसला करती है। बजट से बाहर एक बड़े फैसले का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने जापान में कहा कि जापानी निवेशकों को दिक्कत न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 जापानी लोगों को रखा जाएगा। सिंगल विंडो मंजूरी पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। इससे सरकार की गंभीरता जाहिर हुई है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों की गंभीरता और अप्रोच देखकर ही भारत में आर्थिक गतिविधियों की सुस्ती खत्म हुई है। जिस दिन सरकार ने 100 दिन पूरे किए उस दिन शेयर बाजार 27,000 के अंक से ऊपर चला गया। पहली तिमाही में आर्थिक विकास का आंकड़ा 2.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार जापान में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली बदलने से बदलाव आया है और आर्थिक विकास की दर पटरी पर लौट आई है। सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि महंगाई का हल्ला थम गया है। सीजनल सब्जियों को छोड़ दें तो बाकी चीजों की कीमत काबू में रही है। अगर अगस्त की महंगाई का आंकड़ा ठीक ठाक आता है तो रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का दबाव बढ़ेगा। मौद्रिक नीति की अगली समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। सरकार का मानना है कि महंगाई के काबू में आने और संस्थागत विदेशी निवेश बढ़ने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभावना में सुधार से सरकार को विकास दर बढ़ाने पर ध्यान देने का मौका मिला है। सरकार के लिए अच्छी बात यह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, जिससे पेट्रोल की कीमत में 2 बार कटौती हुई है और डीजल के दामों में भी कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार एक तरफ आर्थिकी सुधारने के उपाय कर रही है और साथ ही लोक लुभावन काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी एक मिसाल है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आर्थिकी के 100 दिनों पर चर्चा करेंगे। सौ दिनों में आर्थिकी को लेकर सरकार में रवैया 2 टूक रहा है। सरकार में झगड़े, विवाद, अनिश्चितता जैसे मुद्दे नहीं हैं। वित्त मंत्री ने बहुत बेबाकी से बातें कही है। अदालत, सीबीआई, पर्यावरण जैसी उन तमाम बातों पर 2 टूक नजरिया बताया जा रहा है, जिनके चलते पहले निवेश और विकास ठप पड़ा था। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित गोयल है। अमित जी, आप कई दशकों से केंद्र सरकार के अंदर आर्थिक फैसलों को देख रहे हैं, कवर किया है। उस नाते अभी पिछले 100 दिनों में केंद्र सरकार के और खासतौर पे आर्थिकी मंत्रालयों में जो गतिविधियां हैं, उससे देश की आर्थिक दशा दिशा के क्या संकेत मिलते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ 100 दिन बहुत कम दिन होते हैं किसी को समझने में, जानने में और सरकार किस दिशा में चल रही है। लेकिन जो बजट इस वक्त अरुण जेटली ने जो प्रेजेंट किया, उसमें बड़ा हटकर बजट था ये, और एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि जो देश को इतने वर्षों से नहीं मिला, नई नई चीज़ें जो देश में आएंगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और नई चीज़ें भी मिलेंगी, वो समझ में आया है। लेकिन इस वक्त इकोनॉमी अपने आप ही बिना इनके कुछ करे थोड़ा बेटर हो रही। नहीं, वो बेहतर होने का कारण क्या है? क्या नेतृत्व की मंशा के कारण है या पुरानी सरकार, क्योंकि पी चिदम्बरम ने जो अभी जीडीपी की रेट जो ठीक हुई है उसका श्रेय उन्होंने लिया है, तो जो ये जो माहौल बदल रहा है, जो आप कह रहे हैं अपने आप हो रहा, उसकी वजह क्या है? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी जो जीडीपी की फिगर्स आई हैं, जिसमें ग्रोथ अच्छा आया है, वो तो पिछली सरकार को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और चिदम्बरम को खासकर। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी करी थी जिससे जीडीपी की तरफ हमारा ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट हो गया था। लेकिन इस सरकार में इनकी अच्छी बात यह है कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छी आर्थिक नीतियां लाएंगे जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा। आफ्टर ऑल आपको चाहिए कि आपको पैसा चाहिए,
और वो पैसा आना बंद हो चुका था। नहीं, लेकिन एक जो लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, लेकिन लोगों का विश्वास ये भी था, खास तौर पे देसी विदेशी निवेशकों को, अर्थशास्त्रियों को, कि बहुत क्रांतिकारी है, एकदम सत्ता में आने के साथ में बहुत ड्रास्टिक चेंजेज होंगे। वो क्या हुए? मतलब उस कसौटी पर आप कहाँ इनको सरकार को कसेंगे? अगर आप कहते हैं ड्रास्टिक चेंजेस आने चाहिए थे और बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होने चाहिए थे, तो उस कसौटी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि बहुत चीजें अनाउंस हुई हैं, जैसे बुलेट ट्रेन रेलवे बजट में आया, जो हम कभी कल्पना नहीं सोच सकते थे कि हमारी सरकार कभी उस तरफ बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया सारे इंडिया में होना चाहिए, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा इशारा किया है। तो ऐसी चीज़ों की अनाउंसमेंट्स आई हैं, वो बारीकी की वाली चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए। नहीं, लेकिन एक आपके पिछले 100 दिनों में शेयर मार्केट खूब तेजी से उछल रहा है, लेकिन उद्योगपतियों का निवेश पैसा, या कईयों का कहना है कि जो बाधाएं थी निवेश के लिए, वो बाधाएं दूर नहीं है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार डिमांड तो बढ़ा नहीं सकती है, लेकिन सरकार सप्लाई बढ़ा सकती है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट बढ़ा सकती है। अभी डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी। अब वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो सीधा सरकार के हाथ में डायरेक्टली नहीं होता, वो और भी बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हमारे इंडस्ट्रीज पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये मुझे कह नहीं सकता। नहीं, आप अब ये इसलिए कि उद्योगपतियों के पास कैश रिजर्व बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन पहले सरकार पे भरोसा नहीं था, काम पे भरोसा नहीं, अब तो वो भरोसा है, तो फिर वो पैसा क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, पैसा निकलेगा। अभी बहुत उद्योगपति क्लियरेंसेस पर फंसे हुए थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं आती थी। अब मेरी उद्योगपतियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं 72 घंटों में क्लियरेंसेज आ रही हैं और बिना उनके किसी के पास गए हुए। तो ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट नहीं बदल रहा है, एनवायरमेंट काफी बदल रहा है। उद्योगपति इस वक्त खुश हैं क्योंकि उनको जो क्लियरेंसेज बिना पैसा खर्च करे हुए आनी चाहिए थी, वो आ रही है। नहीं, लेकिन जैसे एक हाईवे वाला मामला है, हाईवे में टेंडर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बीडिंग तक नहीं हो रही है। उद्योगपति इतने, मतलब ये इसकी वजह क्या है? इस तरह की स्थितियां, इस तरह की खबरों का आधार क्या? जब सरकार का विश्वास है, प्रधानमंत्री और सब मंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, तो फिर वो गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? गाड़ी आगे बढ़ रही है, इससे मैं आपसे नहीं एग्री करता हूँ। गाड़ी आगे बढ़ रही है, लेकिन क्लियरेंसेज अब आएंगी। और ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे की नहीं बात कर रहा हूँ। वो क्लियरेंसेज की पूरा जब तक नोटिफिकेशन उनके हाथ में नहीं आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं चालू होंगी। लेकिन ये 3 साल से रुकी हुई थी। आप बात को समझिए, जो 3 साल में बिजनेस एनवायरनमेंट गिरा है, तो इन्वेस्टमेंट करना भी सोचकर ही करना पड़ेगा। आपको क्लियरेंसेज आगे नहीं आगे, लेकिन इस वक्त जो है सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो एक तरफ अच्छी डायरेक्शन में। आपके अनुसार आर्थिकी की जो पुरानी बाधाएं, जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, अदालतों की दखल है, एजेंसियों, सीबीआई एजेंसियों से तमाम तरह की उन तरह की बातें, वो बाधाएं, वो जो मनोवैज्ञानिक जो बातें थी, वो कितनी दूर हुई है? वो काफी हद तक साइकोलॉजिकली दूर हो गई हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लोगों को मिलना शुरू हो गया है। दूसरा, कोलिजन गवर्नमेंट के अपने प्रेशर्स थे। मैं मनमोहन सिंह जी को ब्लेम नहीं करता हूँ, उसके अपने प्रेशर्स थे। कोई अपनी क्लियरेंस मांगता है, कोई किसी तरह की क्लियरेंस मांगता है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बनकर आती थी किसी सेक्टर में। अब यूनिफॉर्म पॉलिसी आएंगी, लोगों को एक विश्वास रहेगा कि भाई 5 साल तक इस गवर्नमेंट को कोई हिला नहीं सकता, इस प्राइम मिनिस्टर को कोई हिला नहीं सकता। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ कि 5 साल तक हमें स्टेबिलिटी रहेगी, लोगों को मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव हो। मतलब 100 दिनों में आर्थिकी के जो संकेत है, उसके आधार पर आपको भरोसा है कि 1 साल पूरे होने तक कुछ ठोस बातें नजर आएगी? बिल्कुल। मुझे तो 26 मई को भी इसलिए मैं बोला था, मैंने और भी बताया था कि ये बहुत बड़ी बात है कि फुल मेजोरिटी के साथ कोई सरकार 84 के बाद आई है, तो इंडस्ट्रीज उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका भी अपने आप में निवेशकों को उसका बहुत बड़ा असर उसी का है। और ये भी है कि ये जो पॉलिसीज आएंगी एक स्टेबल सरकार से आएंगी। अभी ये 100 दिनों के अंदर भारत की आर्थिकी और जो निर्णयकर्ताओं की सोच, वो कितनी दक्षिणपंथ की तरफ गई है, राइटिस्ट की तरफ गई है, या क्या पुराना फार्मूला चल रहा है? नहीं, मैं मानता हूँ ये सरकार बिल्कुल राइटिस्ट की तरफ, ये बहुत लिबरल सरकार है। एक इम्प्रेशन जरूर मोदी जी के होने से क्रिएट होता है कि ये एक्सट्रीम राइटिस्ट है, लेकिन मेरा अपना मानना है ये बहुत ही लिबरल। नहीं, मतलब लिबरल का मतलब, राइटिस्ट का मतलब थेचर वाली आर्थिकी या आर्थिकी नीतियों की तरफ नहीं जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि ये राइट विंग की तरफ ज्यादा बेंड करते हैं। आप सब्सिडीज देख लीजिए, कमी हो रही है सब्सिडीज हर चीज में। अब
मतलब दे प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रो डेवलपमेंट सरकार है। जी अमित जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।